बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। टॉर्क का टॉपिक हम लोग फिज़िक्स में पढ़ रहे थे। इसका एक मेथड हमने पढ़ लिया था और दूसरा मेथड जो है वो आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से टॉर्क को कैलकुलेट किया जा सकता है। कल हमने ये पढ़ा था। जो स्टूडेंट्स आज पहली दफ़ा इस लेक्चर को रिसीव कर रहे हैं या सुन रहे हैं, उन्हें चाहिए तो कि कम से कम पिछले 2 से 3 लेक्चर जो हैं वो ज़रूर उनको जो है वो रिसीव करें, उनको देखें, सुनें, फिर उनको ये टॉपिक जो है वो समझ आएगा। तो हमने कल ये कहा था कि फ़र्ज़ करें ये एक रिजिड बॉडी है और इस रिजिड बॉडी के पी पॉइंट के ऊपर एक फ़ोर्स लग रही है। फोर्स पी पॉइंट पे लग रही है और पी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो आर है। किसके लिहाज से आर है? वो पीवट पॉइंट जो है ओ के एतबार से ये पोजीशन वेक्टर आर है। अब इसमें कल तो हमने क्या किया था, फोर्स को रिजॉल्व किया था। कल के डायग्राम में फोर्स का यहाँ पर एक कंपोनेंट आ गया था, इस साइड पे एफ साइन थीटा और इस साइड पे एफ कॉस थीटा आ गया था। लेकिन आज हमने फोर्स को रिजॉल्व करने की बजाय हमने पोजीशन वेक्टर आर को रिजॉल्व किया। आर के ये 2 कंपोनेंट हैं, एक ये और दूसरा ये आर इन दोनों कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट है। इसका हेड यहाँ पर टेक्स्ट बुक ने शो नहीं किया, यहाँ पर हेड आएगा इसका, और रिजल्टेंट वेक्टर एक वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक जाता है। तो आर जो है, ये जो ब्लू कलर का आर है, ये आर इस और इस कंपोनेंट का रिजल्टेंट है। अब इसकी वैल्यू आर साइन थीटा कैसे आई? ये 90 डिग्रीज का एंगल है। 90 डिग्रीज के सामने वाली साइड को हाइपोटेनियस कहते हैं। हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं जिस पे मैं कर्सर चला रहा हूँ। आप देखेंगे कर्सर को, ये इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो 90 डिग्रीज के सामने हाइपोटेनियस के साथ जिस साइड का एंगल बना वो बेस, और जो तीसरी साइड है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। बेस ओवर हाइपोटेनियस ये बराबर होता है कॉस थीटा के। हाइपोटेनियस किसके बराबर? उसकी वैल्यू ये लिखी हुई है जहाँ पे मेरा कर्सर है। हाइपोटेनियस की वैल्यू आर के बराबर है, तो हमने इस हाइपोटेनियस की जगह पर निचले स्टेप में आर लिख दिया, इज इक्वल टू कॉस थीटा। आर डिवाइड हो रहा था, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बेस की वैल्यू आ जाएगी आर कॉस थीटा। तो ये जो बेस है, ये जिस पे मेरा अभी कर्सर चल रहा है, यहाँ पर ये इसकी वैल्यू आर कॉस थीटा है, और परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस मैंने डायरेक्ट हाइपोटेनियस की वैल्यू पुट कर दी आर, वो बराबर है साइन थीटा के। ये आर जो है डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आर साइन थीटा आ गई। तो यहाँ पर इस परपेंडिकुलर साइड की जगह पर टेक्स्ट बुक ने लिखा हुआ है आर साइन थीटा। अच्छा, अब स्टूडेंट्स हमने कहा कि ये इसके 2 कंपोनेंट बन गए, आर साइन थीटा एंड आर कॉस थीटा। ये पोजीशन वेक्टर आर के कंपोनेंट है। आर साइन थीटा इज दैट कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर विच इज परपेंडिकुलर टू एफ। आप देख सकते हैं ये आर साइन थीटा, डायग्राम में देखेंगे ये आर साइन थीटा इस एफ फोर्स के परपेंडिकुलर है, तो इसलिए हमने कहा कंपोनेंट ऑफ आर परपेंडिकुलर टू एफ। और दूसरा जो है आर कॉस थीटा कंपोनेंट ऑफ आर अलोंग एफ। ये आर कॉस थीटा ये वाला है, ये जहाँ पे अभी कर्सर चल रहा है। तो आर कॉस थीटा की डायरेक्शन उस तरफ है जिस तरफ किसकी डायरेक्शन है? फोर्स की डायरेक्शन है। तो इसलिए हमने कहा आर कॉस थीटा, यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखी नहीं लेकिन नीचे मैंने यहाँ पर निकाली है, ये इस जगह पर। तो आर कॉस थीटा जो है वो पैरेलल है किसके? फोर्स के। तो खैर, टॉर्क का फॉर्मूला होता है मोमेंट आर्म मल्टीप्लाइड बाय फोर्स। मोमेंट आर्म क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है? ये वाला है। अब आपके जहन में ये आएगा कि एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ये है, हम डिस्टेंस ये वाला क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? तो उसके लिए मैंने टेक्स्ट बुक की डायग्राम को थोड़ा सा एक्सटेंड किया, ये नीचे ये आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा एक्सटेंड किया। ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है, ये फोर्स इधर जा रही है, ये फोर्स की सारी लाइन ऑफ एक्शन है, वो लाइन जिस पे फोर्स अमल कर रही है। अब इस लाइन ऑफ एक्शन का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से फासला ये है जिस पे अभी कर्सर चल रहा है। ये अगर आप गौर से देखें, ये इतना फासला और ये वाला फासला
ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि फोर्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन वो बराबर है आर साइन थीटा के। तो हमने इस मोमेंट आर्म की जगह पर आर साइन थीटा लिख दिया, फोर्स को वैसे ही एफ लिख दिया, एफ को शुरू में आर के साथ लिख दिया, तरतीब चेंज कर सकते हैं मैग्नीट्यूड्स में, आर एफ साइन थीटा आ गया। वेक्टर फॉर्म ये तो थी मैग्नीट्यूड। अगर टॉर्क की वेक्टर फॉर्म लिखनी है तो इधर मैंने क्या किया, ऊपर तीर का निशान लगाया और इधर इसकी डायरेक्शन बता दी। एन यूनिट वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। किस तरह से डायरेक्शन बताता है, हमने कहा था कि कल के लेक्चर में हमने ये पढ़ा था आर एफ साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर को हम आर क्रॉस एफ लिख सकते हैं। ये कल के लेक्चर में बड़ी डिटेल के साथ हमने पढ़ा था। अब ये आर हमारा पहला वेक्टर है, लेफ्ट साइड पे जो वेक्टर होता है वो पहला होता है, और ये जो एफ है ये हमारा सेकंड वेक्टर है। तो हम क्या करेंगे, ये देखें यहाँ पर हम राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे, कल भी किया था। ये आर की डायरेक्शन है, ये आर। तो हम अपना दायां हाथ इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से कि हमारे दाएं हाथ की जो छोटी उंगली है वो नीचे हो और अंगूठा जो है वो बिल्कुल ऊपर हो, यानी वर्टिकल पोजीशन में दायां हाथ यहाँ पे रखेंगे और इस पहले वेक्टर आर से एफ की तरफ अपनी उंगलियों को घुमाएंगे दाएं हाथ की, और जो अंगूठा है वो हमारा सीधा होगा, सीधा अंगूठा आर क्रॉस एफ यानी टॉर्क की डायरेक्शन बताएगा, और वो इस सतह के परपेंडिकुलर होगा, बाहर की तरफ होगा। यानी ये जो स्क्रीन आपको नजर आ रही है इससे बिल्कुल आउटवर्ड बाहर की तरफ होगा। तो खैर अब हमने यही लिखा, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क वेयर एनी यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर्स आर एंड एफ। ये जो एन यूनिट वेक्टर है, ये वाला एन यूनिट वेक्टर, ये टॉर्क की डायरेक्शन बता रहा है और उस सतह के परपेंडिकुलर है जिस सतह के अंदर वेक्टर आर और एफ लाई कर रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे मैंने अभी बताया कि सीधा अंगूठा इस प्लेन के आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ होगा। तो इसीलिए एन यूनिट वेक्टर जो है हम कह रहे हैं परपेंडिकुलर है इस सतह के, इस सरफेस के, जिस सरफेस में वेक्टर आर और एफ लाई कर रहे हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि टॉर्क जीरो कब होता है। ये कंडीशंस हमने लिखी हैं। सबसे पहले तो ये है टॉर्क की मैग्नीट्यूड, ये है ये आर एफ साइन थीटा, ये टॉर्क की मैग्नीट्यूड है, ये ऊपर भी लिखी हुई है। तो ये डिपेंड करती है साइन थीटा की वैल्यू पे। अगर साइन थीटा की वैल्यू जीरो हो जाए किसी एंगल पे तो टॉर्क भी जीरो हो जाता है। तो ये हमने लिखा, इफ एंगल बिटवीन आर एंड एफ इज जीरो और 180 डिग्री देन टॉर्क विल बी जीरो। तो अगर थीटा की वैल्यू जीरो हो या 180 डिग्री हो तो दोनों पे साइन जीरो हो जाता है। जब साइन की वैल्यू जीरो होगी वो इन दोनों आर एफ को मल्टीप्लाई करके क्या कर देगी, जीरो कर देगी, टॉर्क जीरो हो जाएगा। तो ये हमने पहले पॉइंट में लिखा। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट इससे मिलता जुलता ही है, वो कहता है इफ एल इज इक्वल टू जीरो, एल जीरो से मुराद लाइन ऑफ एक्शन मोमेंट आर्म जीरो हो जाए। मोमेंट आर्म जीरो कब होता है, ये उस वक्त होता है, इसका मतलब ये है कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स पासिस थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन, कि फोर्स गुजर रही है, किस में से गुजर रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से गुजर रही है, तब टॉर्क जीरो होगा। क्या मतलब है इसका, ये नीचे मैंने एक जो है वो डायग्राम में एक्सप्लेन किया, मैं यहाँ पर ये देखिएगा ज़रा। ये फर्ज करें एक स्पैनर है, अब स्पैनर से आप पुश करते हैं इसको, ये नट को इस तरफ। अब ये जो फोर्स है, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन इस एक्सिस, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन में से गुजर रही है, तो ये कभी भी स्पैनर रोटेट नहीं करेगा। तो यही बात ऊपर हम लिख रहे हैं कि अगर फोर्स जो है उसकी लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करे तो मोमेंट आर्म जीरो होता है और टॉर्क भी जीरो होता है, क्योंकि टॉर्क बराबर होता है मोमेंट आर्म मल्टीप्लाइड बाय फोर्स। फोर्स और मोमेंट आर्म में से कोई एक चीज़ भी जीरो हो गई तो टॉर्क जीरो हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, इफ एफ इज इक्वल टू जीरो देन टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, कि अगर फोर्स नहीं लग रही, जीरो लग रही है तो टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो टॉर्क की कंडीशंस हैं। फिर इसके बाद टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, तो टॉर्क मैक्सिमम उस वक्त होता है जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होती है, क्योंकि टॉर्क जो है वो डिपेंड करता है साइन थीटा की वैल्यू पे। ये है आर एफ साइन थीटा, जहाँ पे कर्सर चल रहा है, ये टॉर्क की मैग्नीट्यूड है। अगर साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो टॉर्क भी मैक्सिमम होगा, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, कितने डिग्रीज पे होती है, ये 90 डिग्री पे होती है। तो ये हमने लिखा, टॉर्क विल बी मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर आर एंड फोर्स एफ इज 90 डिग्रीज। अच्छा, उसके साथ हमने कुछ कन्वेंशंस ली हैं, जो कन्वेंशन का मतलब होता है रवाज है। तो आपने ये मैट्रिक में भी पढ़ा था कि
कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो होता है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो नेगेटिव लेते हैं। तो अगर आप जो है वो वॉल क्लॉक पे लगे हुए क्लॉक को देखें, वॉल क्लॉक की सुइयों को देखें, तो वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रही हैं, यानी घड़ी की सुइयां घड़ी के मुताबिक ही रोटेट करेंगी, तो उनका टॉर्क हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। और अगर आप पंखे को देखें, अमूमन आम तौर पे जो हमारे यहाँ पंखे चलते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, तो उनका टॉर्क हम क्या लेंगे, उनका टॉर्क हम पॉजिटिव लेंगे। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में टॉर्क को पॉजिटिव लिया जाता है और क्लॉकवाइज रोटेशन में टॉर्क को नेगेटिव लिया जाता है। अच्छा, उसके साथ है टॉर्क इज द काउंटर पार्ट ऑफ फोर्स इन रोटेशनल मोशन। काउंटर पार्ट, बाज़ जगह पर काउंटर पार्ट की जगह पर हम एनालॉगस लिखते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में एनालॉगस का वर्ड भी लिखा हुआ है। तो टॉर्क जो है वो एनालॉगस है फोर्स का। एनालॉगस का मतलब होता है मुशाबिहत रखने वाला, यानी जो रोल फोर्स का लीनियर मोशन में है वही रोल टॉर्क का एंगुलर यानी सर्कुलर मोशन में है। तो टॉर्क फोर्स के मुशाबिहत रखता है, फोर्स के साथ मुशाबिहत है इसकी। जो काम फोर्स लीनियर मोशन में, यानी सीधी लाइन में फोर्स जो है वो काम करती है, वही काम टॉर्क सर्कुलर मोशन में करता है। तो ये हमने लिखा, टॉर्क प्लेज सेम रोल इन एंगुलर मोशन एज फोर्स प्लेज इन लीनियर मोशन। एंगुलर मोशन से मुराद सर्कुलर मोशन होता है। फिर उसके बाद हमने लिखा कि टॉर्क डिटरमिन्स एंगुलर एक्सेलरेशन एंड फोर्स डिटरमिन्स लीनियर एक्सेलरेशन। क्या मतलब, फोर्स लीनियर एक्सेलरेशन मालूम करती है, टॉर्क जो है वो फाइंड करता है एंगुलर एक्सेलरेशन। आपने न्यूटन का सेकंड लॉ तो पढ़ा होगा, जिसमें वो कहता है कि जब किसी बॉडी पर फोर्स लगती है तो फोर्स की डायरेक्शन में क्या पैदा होता है, एक्सेलरेशन पैदा होता है। लीनियर एक्सेलरेशन हम उसे बोलते हैं। तो फोर्स की वजह से लीनियर एक्सेलरेशन पैदा होता है और फोर्स के जरिए से हम लीनियर एक्सेलरेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो इसी तरह हम कहते हैं जब किसी बॉडी पे टॉर्क लगता है तो टॉर्क की डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा होता है। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, सर्कुलर एक्सेलरेशन। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं है, ये सर्कुलर एक्सेलरेशन है। अब सेंट्रीपिटल और सर्कुलर एक्सेलरेशन में क्या फ़र्क है, ये 5वें चैप्टर में बड़ी डिटेल से ये टॉपिक आ रहे हैं, वहाँ पे जाके इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके साथ जो है, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट और रोटेट्स विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी देन टॉर्क विल बी जीरो। ये आपकी टेक्स्ट बुक की ही लाइन है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से घूम रही है तब टॉर्क ज़ीरो होगा। स्टूडेंट्स, मैं एक क्वेश्चन करता हूँ कि अभी इसी लाइन को पढ़ के क्या ऐसा मुमकिन है, डेफिनेशन टॉर्क की ये है, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। फोर्स के किसी बॉडी को घुमाने के असर को टॉर्क कहते हैं। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई बॉडी घूम भी रही हो और उसकी वजह से उसके बावजूद उसका टॉर्क भी ज़ीरो हो? तो बिल्कुल मुमकिन है। जैसा कि एक पंखा अगर यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, यानी उसकी घूमने की स्पीड ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, तो उस वक्त टॉर्क ज़ीरो होगा। ये आपकी टेक्स्ट बुक ने तो लिख दिया, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं दी। एक्सप्लेनेशन इसकी वैसे तो 5वें चैप्टर में हमने डिटेल से पढ़नी है, लेकिन आप थोड़ा सा जहन को जो है वो रिलैक्स करने के लिए अभी ये फॉर्मूला देखिएगा। टॉर्क बराबर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर एक्सेलरेशन। ये फार्मूला हमने ड्राइव करना है, 5वें चैप्टर में ड्राइव करेंगे इंशाल्लाह जाके। लेकिन अभी सिर्फ आपने इसको राइट नहीं करना है, इसमें आपने जस्ट ये लाइन लिखनी है। ये आपका कंसेप्ट क्लियर करवाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। तो टॉर्क जो है वो बराबर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की क्वांटिटी नहीं पढ़ी, ये भी 5th चैप्टर में जाके पढ़ेंगे, मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, जिस तरह पंखा थोड़ी देर बाद उसकी स्पीड यूनिफॉर्म हो जाती है, तो उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा। जिस तरह वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो तो एक्सेलरेशन पैदा नहीं होता, इसी तरह घूमने वाली वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म हो तो घूमने वाला एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो होगा। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन की जगह पर इस ब्रैकेट में ज़ीरो लिख दिया जाए तो ज़ीरो इस आई को मल्टीप्लाई करके क्या कर देगा, ज़ीरो कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बॉडी घूम रही है तो उसके ऊपर टॉर्क ज़ीरो हो सकता है अगर उसकी घूमने की वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो। अच्छा स्टूडेंट्स, ये एक स्पैनर है, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हमने लिए हैं। इस स्पैनर की लेंथ 20 सेंटीमीटर है। अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 20 डिवाइडेड बाय 100 तो ये 0.2 मीटर बन जाएगा। अब हम देखना चाहते हैं कि ये 120 न्यूटन की फोर्स की वजह से टॉर्क कितना लग रहा है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है,
इस बोल्ट के गिर्द ये नट जो है वो घूमेगा। अच्छा, अब ये हमारा मोमेंट आर्म जो है वो 20 सेंटीमीटर जो कि स्पैनर की लेंथ के बराबर है और फोर्स 120। तो टॉर्क का फॉर्मूला था फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म। तो फोर्स 120 और मोमेंट आर्म 0.2 ये यहाँ पे लिखा हुआ है। 20 सेंटीमीटर था, इसके मीटर बना लिए 100 से डिवाइड करके, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 24 न्यूटन मीटर हमारे पास टॉर्क आया। अब इस जगह पर टॉर्क जीरो है। यहाँ पे टॉर्क जीरो क्यों है? क्योंकि फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन इस एक्सिस ऑफ रोटेशन में से पास कर रही है। जब फोर्स खुद एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करेगी तो फोर्स का मोमेंट आर्म जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मोमेंट आर्म कहते हैं फोर्स का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। जब फोर्स का मोमेंट आर्म जीरो होगा तो टॉर्क भी जीरो हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे टॉर्क जो है फाइंड करने के लिए हमने कहा ये फोर्स लग रही है। अब फोर्स का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये इतना है, ये वाला। अब ये बराबर किसके है? 15 सेंटीमीटर के बराबर है। वो कहता है फर्ज करें ये 15 सेंटीमीटर है, स्पैनर की लेंथ से कम हो गया है। अब अगर ये 15 सेंटीमीटर है तो इसी फॉर्मूले से फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म, 120 न्यूटन की फोर्स और 15 सेंटीमीटर के अगर हम मीटर बनाएं तो 0.15 मीटर बन जाएंगे। अब 0.15 को अगर आप 120 से मल्टीप्लाई करें तो ये 18 न्यूटन मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर टॉर्क जो है वो 18 न्यूटन मीटर यानी कम हो गया। तो स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा, 0 डिग्री पे टॉर्क जीरो होता है। अच्छा, जैसे ही एंगल R और F के दरमियान बढ़ता है, 1 डिग्री पे टॉर्क थोड़ा बढ़ जाएगा, 2 डिग्री पे और 3 डिग्री पे और बढ़ जाएगा, 4 डिग्री पे और बढ़ जाएगा, 5 डिग्री पे और बढ़ जाएगा, 90 डिग्री तक टॉर्क बढ़ता जाएगा। 90 डिग्री पे टॉर्क जाकर मैक्सिमम हो जाएगा। अच्छा, अगर एंगल 91 डिग्री हो गया तो टॉर्क फिर थोड़ा कम हो जाएगा, 92 डिग्री पे थोड़ा और कम, 93 डिग्रीज पे और कम, और ये 180 डिग्री तक कम होता रहेगा और 180 पे जाकर फिर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो याद रखिएगा मैक्सिमम टॉर्क 90 डिग्रीज पे होता है और मिनिमम टॉर्क जो है वो 0 और 180 पे होता है। अब यहाँ पर ये एक स्पैनर है, यहाँ पर इस फिग में मैक्सिमम टॉर्क अप्लाई हो रहा है क्योंकि फोर्स इस स्पैनर के परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है। यहाँ पर फोर्स परपेंडिकुलर एक्ट नहीं कर रही, थोड़ा सा एंगल 90 डिग्री से बढ़ चुका है। तो अब अगर इसको R को यहाँ पर एंगल जब जैसे ही 90 डिग्री से जब वो चेंज होगा तो जो टॉर्क है वो कम हो जाएगा। वो मैंने आपको अभी बताया कि 90 डिग्री से ज़्यादा वाले एंगल पे भी टॉर्क कम हो जाता है और 90 डिग्री से कम वाले एंगल पे भी टॉर्क कम हो जाता है। तो बहरहाल यहाँ पर आप शॉर्टली ये जहन में रख लें कि यहाँ पे टॉर्क कम हो जाएगा। और यहाँ पर ये फोर्स जो है इसकी लाइन ऑफ एक्शन इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रही है, तो इसलिए इससे ये जो है वो रोटेशनल इफेक्ट तो नहीं होगा। अगर हम इसको स्पैनर को पकड़ के खींचेंगे तो इस तरफ सीधा मूव करता रहेगा लेकिन घूमेगा नहीं। अब उसके साथ हमने ये एग्जांपल लिया है कि ये एक व्हील है, इस व्हील पे जो है इधर हम फोर्स लगा रहे हैं। अगर टॉर्क फाइंड करना होगा तो इस फोर्स को इस व्हील के रेडियस से मल्टीप्लाई करेंगे। रेडियस क्या होता है? सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का फासला, ये हाफ ऑफ द डायमीटर होता है। तो ये 1/2 इंटू हैंड व्हील डायमीटर लिखा है कि यानी डायमीटर को अगर 2 पे डिवाइड कर दें तो वो हमारे पास रेडियस आ जाएगा। तो ये मोमेंट आर्म है। अब अगर इसको आप स्टीयरिंग समझ लें, फर्ज करें पुराने स्टीयरिंग भी ऐसे ही होते थे ट्रैक्टर्स के, तो आप एक हाथ से हम फोर्स इधर लगाते हैं, दूसरे हाथ से फोर्स इधर लगाते हैं, टॉर्क प्रोड्यूस होता है। एक हाथ से भी घुमा सकते हैं। अच्छा, अगर इसको आप इधर से पकड़ के इस स्टीयरिंग को इधर खींचना शुरू कर देंगे तो फिर टॉर्क जीरो हो जाएगा क्योंकि इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करेगी। मोमेंट आर्म जीरो हो जाएगा और टॉर्क भी जीरो हो जाएगा। कल हमने ये पढ़ा था। तो इसके साथ स्टूडेंट्स हम एक छोटी सी एग्जांपल जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। वो कह रहा है आपकी टेक्स्ट बुक की 2.6 एग्जांपल है। आप टेक्स्ट बुक की जो है उसको खोलेंगे, उसमें लिखा ये है कि फर्ज करें एक फोर्स अमल करती है। फोर्स की वैल्यू ये दी हुई है 2i-3j + 4k इन न्यूटन। एक फोर्स अमल करती है किस जगह पर? P पॉइंट पे। डायग्राम टेक्स्ट बुक में नहीं दी, सॉल्व करते वक्त भी नहीं बनाई, लेकिन हमने बनाई है ताकि समझने में आसानी हो। टेक्स्ट बुक ने लिखा है कि फर्ज करें एक फोर्स एक P बॉडी के P पॉइंट से पास कर रही है और उस P पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन के लिहाज से वो उसने दिया है i-2j + k। हमने खुद ही उसको R2 का नाम दे दिया। आप कोई भी नाम देख सकते हैं, RP का नाम भी देख सकते हैं आप।
बहरहाल हमने R2 का नाम दे दिया क्योंकि टेक्स्ट बुक ने इसको सॉल्व करते हुए तो R2 का नाम दिया, तो हमने भी दे दिया वही। तो आप RP भी लिख सकते हैं। बहरहाल तो मैं फिर रिपीट करता हूँ, एक फोर्स एक बॉडी के P पॉइंट से पास करती है, उस P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है R2। R2 की वैल्यू दी है I-2J प्लस K यूनिट वेक्टर। फिर वो कहता है कि आप टॉर्क फाइंड करें A पॉइंट के अबाउट, ये है A पॉइंट जहां पे कर्सर चल रहा है, A पॉइंट के गिर्द टॉर्क फाइंड करें अगर A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के लिहाज से कितना हो, वो 2i प्लस जे प्लस के हो, जिसको हमने R1 का नाम दिया। ये देखें 2i प्लस जे प्लस के हो। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हमें ये बात बड़ी अहम है, गौर से सुनेंगे, अगर वो हमें कहता फाइंड द टॉर्क अबाउट पॉइंट P, तो हम लिख देते 0, क्योंकि फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन P से गुजर रही है। तो अभी हम पढ़ के आए हैं कि टॉर्क 0 हो जाता है अगर लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन से या पॉइंट ऑफ रोटेशन से पास करें। अच्छा, अगर स्टूडेंट्स वो पूछता है इस क्वेश्चन में कि फाइंड टॉर्क अबाउट पॉइंट O, तो हम क्या करते, R2 क्रॉस F लिखते हैं, क्योंकि ये R2 पोजीशन वेक्टर और F फोर्स, इस अगर O पॉइंट के गिर्द हमें टॉर्क फाइंड करना होता। लेकिन उसने कहा फाइंड करें टॉर्क अबाउट पॉइंट A। अब A पॉइंट से फोर्स तक का जो फासला है उसको हमने R से रिप्रेजेंट किया, R पोजीशन वेक्टर से, इसको टेम्परेरी ओरिजिन हमने लिया। अच्छा, अब ये R की डायरेक्शन हमने A से P की तरफ दी। ये याद रखिएगा, जब भी आपने R की डायरेक्शन देनी है इस तरह से, तो वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से आउटवर्ड फोर्स की तरफ देनी है। तो इसलिए हमने ये रेड कलर के R की डायरेक्शन फोर्स की तरफ दी। R की वैल्यू नहीं दी, फोर्स की दी हुई है। तो हमें A पॉइंट के गिर्द टॉर्क फाइंड करने के लिए R क्रॉस F फाइंड करना है, लेकिन उसके लिए पहले R फाइंड करना होगा। अब R कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए स्टूडेंट्स आप देखिएगा इस डायग्राम में कि रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है। देखें, रिजल्टेंट वेक्टर R तो है नहीं। क्यों? क्योंकि ये R1 वेक्टर के हेड से शुरू हो रहा है और R2 वेक्टर के हेड पे खत्म हो रहा है। हेड से शुरू होकर हेड पे खत्म होने वाला रिजल्टेंट नहीं होता। R1 भी रिजल्टेंट नहीं है क्योंकि ये R2 वेक्टर की टेल से शुरू हो रहा है और ये रेड कलर के R वेक्टर की टेल पे खत्म हो रहा है। टेल से शुरू होकर टेल पे खत्म होने वाला भी रिजल्टेंट नहीं होता। तो R2 रिजल्टेंट है क्योंकि ये R1 वेक्टर की टेल से शुरू हो रहा है और R वेक्टर के हेड पे खत्म हो रहा है। तो R2 इज द रिजल्टेंट। So we can write as resultant vector R2 is equal to R1 plus R। ये इन दोनों के सम के बराबर होगा R2, तो लिख दिया हमने यहाँ पर। फिर हमें R फाइंड करना है क्योंकि टॉर्क के लिए R की ज़रूरत है। तो ये R1 पॉजिटिव का था, इधर जाके नेगेटिव कर दिया हमने, इसको माइनस कर दिया। अब R2 और R1 की वैल्यूज़ ये दी हुई हैं, ये वाली वैल्यूज़ ये ऊपर जो दी हुई हैं, तो ये दोनों वैल्यूज़ हमने R2 और R1 की जगह पर लिख दी। R2 की वैल्यू ये ऊपर दी हुई है I-2J प्लस K और नेगेटिव वैसे ही लिखा, और R1 की वैल्यू 2i प्लस J प्लस K यूनिट वेक्टर हमने लिख दिया। ब्रैकेट इसलिए लगाई क्योंकि नेगेटिव से साइन चेंज हो जाने हैं। अब ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से मल्टीप्लाई हुआ तो नेगेटिव हो गया, माइनस ने इधर प्लस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो ये माइनस हो गया। अब स्टूडेंट्स ये देखिएगा, ये वाला प्लस का K ये वाले नेगेटिव के K से कट गया, और यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर हमारे पास प्लस का एक i यूनिट वेक्टर है और माइनस के 2i यूनिट वेक्टर हैं। तो माइनस के 2i में से प्लस का i चला गया तो माइनस का i रह गया यूनिट वेक्टर, और इधर माइनस का 2j और माइनस का 1j, माइनस का 2 और माइनस का j, तो कितने हो गए माइनस के 3j। तो ये हमारे पास r के बराबर आ गया। r को आप राइट साइड पे लिख दें या इस तरह लेफ्ट साइड पे लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमें टॉर्क फाइंड करना था कि इस पॉइंट के गिर्द, A पॉइंट के गिर्द, तो वो बराबर होगा R क्रॉस F के। तो R क्रॉस F कैसे लिया? बहुत आसान, ये हमने लिखा टॉर्क बराबर है R क्रॉस F के। अब R की वैल्यूज IJ के हम डिटर्मिनेंट मेथड से कर रहे हैं। टेक्स्ट बुक ने इस मेथड को फॉलो नहीं किया, आप कंपैरिजन जरूर करेंगे। ये वाला मेथड जो मैं आपको करवा रहा हूँ बहुत इजी है, टेक्स्ट बुक ने ये दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक में। खैर, अब R की जगह पर R क्रॉस F लिखे, हमने सबसे पहले तो लिख देना होता है IJ K यूनिट वेक्टर्स, उसके बाद R के कंपोनेंट्स लिखने। R के देखें यहाँ पर I के साथ -1 है तो यहाँ पे लिख दिया -1 I के नीचे, J के साथ -3 है तो यहाँ पर -3 लिख दिया, और K है ही नहीं, जो ना हो वो 0 होता है तो हमने यहाँ पर 0 लिख दिया। और फोर्स F ये ऊपर दी हुई है
चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फोर्स के कंपोनेंट्स हम इधर ही देख लेते हैं। फोर्स के कंपोनेंट हैं 2 -3 4, तो यही हमने उधर नीचे जाकर पुट कर दिए हैं। ये देखिएगा, ये 2 -3 4 हमने कर दिया। ये यहाँ पर फोर्स के कंपोनेंट 2 -3 4। अब डिटर्मिनेंट मेथड को खोलने का तरीका मैंने पिछले से पिछले लेक्चर में जो है वो आपको बताया था। आई यूनिट वेक्टर वैसे ही लिखा, जिस कॉलम और जिस रो में आई है वो वाले एलिमेंट्स, वो वाले नंबर आपने नहीं लिखने, ये वाले आपने नहीं लिखने। तो बाकी क्या बच गया, -3 0 -3 4, ये लिख दिया, -3 0 -3 4। फिर फॉर्मूले में हमने पढ़ा था कि जे के साथ नेगेटिव आता है, तो हमने जे यूनिट वेक्टर के साथ नेगेटिव लिखा। अब जिस कॉलम में जे है और जिस रो में जे है वो वाले एलिमेंट्स हमने नहीं लिखने। तो कौन से बच गए, -1 0 और 2 और 4। तो ये -1 0 और 2 और 4 ये नंबर हमने लिख दिए। फिर उसके बाद के यूनिट वेक्टर प्लस, इसके साथ प्लस आता है, सिर्फ जे के साथ नेगेटिव आता है। तो ये जिस कॉलम में के है वो वाले नहीं लिखने और जिस रो में है वो भी नहीं लिखने। तो कौन से बच गए, -1 -3 2 -3। तो ये देखें, -1 -3 2 -3 ये हमने कर दिया। फिर उसके बाद हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। -3 को हमने मल्टीप्लाई किया, -3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, -12। उसके बाद नेगेटिव लिख के -3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही हो जाएगा, तो ये 0 लिख दिया। ये वाला माइनस का जे वैसे ही आ गया। और -1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो -4। फिर यहाँ पर फार्मूले का नेगेटिव, और 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 2। ये बोल्ड लाइन वाले पहले मल्टीप्लाई करने हैं और डॉटेड वाले मल्टीप्लाई करके माइनस करने हैं। ये बड़ी डिटेल से हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है। प्लस के यूनिट वेक्टर वैसे ही लिख दिया। अब -1 -3 से मल्टीप्लाई हुआ तो +3 आ गया। यहाँ पर माइनस आता है। अच्छा, अब जब -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 6 आएगा। जब हम यहाँ पर माइनस का 6 लिखेंगे तो फॉर्मूले का माइनस भी यहाँ पर है, वो माइनस इस माइनस के 6 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस। तो अब ये देखें हमारे पास आ गया ये -12 आई, और इधर ये -4j था और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो +4j, और 3 + 6 9। तो ये हमारे पास 9 के न्यूटन यूनिट वेक्टर में, और ये इसका टॉर्क का यूनिट जो है वो न्यूटन मीटर। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 2.6 एग्जाम्पल का। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह फिर कल नेक्स्ट पढ़ेंगे, लेकिन ज़रूरी है हर रोज़ का लेक्चर डेली प्रिपेयर करें और पिछले लेक्चर ज़रूर आप देखें, उनके बगैर आपको जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं उनकी समझ नहीं आएगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह पाक हम सबको कामयाब करें।